मैं एक पाकिस्तानी स्नाइपर, वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक खतरनाक मिशन पर। कहानी की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। पोस्ट कमांडर से इजाजत लेकर हम वहां से निकल आए। पलवशा हमारे आगे आगे थी। वहां से अलाम खेल तक मुसलसल उतराई थी, इसलिए हमारी रफ्तार काफी तेज रही। सरदार सारा रास्ता बहुत खुश था। यार राजे, बस ली जोना का बाब बंद ही करता हूँ। वो मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन अब तो चिनारे ने मुझे एक बेटे का तोहफा दे दिया है। ऐसे मौके पर मैं दूसरी शादी की बात करता अच्छा तो नहीं लगूंगा। मुझे मालूम है चिनारे बहुत खुश होगी और बहुत बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होगी। मैंने रिंधी हुई आवाज में मशवरा दिया, जरूरी तो नहीं कि तुम जाते ही शादी की बात छेड़ दो। अगर इस छुट्टी पर नहीं तो अगली छुट्टी पर कोई अच्छा सा मौका देखकर बात कर लेना। वो बोला, नहीं यार, चिनारे मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है और ली जोना भी। मुझे लगता है कि मैं इन दोनों के दरमियान फंस कर रह जाऊंगा। ली जोना के आने से चिनारे जरूर वावेला करेगी। मुमकिन है शादी के बाद ली जोना को भी चिनारे की जात खटकने लगे। वो तो यूं भी एक अलहदा माशरे की आती है, और ये ना हो दोनों को पाने की लालच में मैं दोनों के प्यार से महरूम हो जाऊं। मैंने कहा, अल्लाह पाक बहुत ज्यादा हिकमत वाला है दोस्त। वो जो करता है इंसान की बेहतरी के लिए करता है। काफी दफा ऐसे हादसे इंसान की जिंदगी में आ जाते हैं जिन्हें बर्दाश्त करने की हिम्मत इंसान अपने अंदर मफकूद पाता है। बस मेरी ये बात याद रखना कि सब्र और हौसले का दामन हाथ से न छोड़ना। वो बोला, यानी तुम भी मेरे साथ मुत्तफिक होना कि मुझे लीज होना का ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। मैंने कहा, इस बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल थोड़ा तेज चलने की कोशिश करो। तुम्हारी बाजी साहिबा तो बेइज्जत करने के चक्कर में पड़ी हैं। यूं जा रही हैं जैसे मैराथन में हिस्सा ले रही हो। मुझे इस मौजू से वहशत हो रही थी। मैं नहीं चाहता था कि बार बार चिनारे बहन का जिक्र हो। एक बार तो जी में आया कि सरदार को हकीकत बता दूं, मगर फिर औरंगजेब साहब की नसीहत याद आ गई। उसने सख्ती से मना किया था कि सरदार को उसकी बीवी के वफात के बारे में न बताया जाए। यूं भी आर्मी में हद्दुल वसा यही कोशिश की जाती है कि किसी भी करीबी रिश्तेदार की नागहानी मौत की इत्तला मुतासिरा शख्स को नहीं दी जाती, कहीं वो सफर के काबिल ही न रहे। घर जाकर भी वो सदमा इतना ही गहरा होता है, लेकिन वहाँ दूसरे रिश्तेदार उसे संभालने के लिए मौजूद होते हैं। सरदार ने तहसीन आमेज लहजे में कहा, मानना पड़ेगा कि पलवशा बहन में बड़ी जान है। जवाबन मैं खामोश रहा। 5 घंटे का रास्ता हमने 2 घंटे में तय कर लिया था। अलाम खेल में पहुंचकर हम सड़क पर किसी गाड़ी का इंतजार करने लगे। 10-15 मिनट के इंतजार के बाद भी कोई गाड़ी न मिली। पलवशा हमें इंतजार करने का कहकर गांव के अंदर घुस गई। थोड़ी देर बाद ही वो एक होंडा 125 लिए नमूदार हुई। उसे मोटरसाइकिल चलाते देखकर मुझे खास हैरत नहीं हुई थी। मेरे करीब मोटरसाइकिल रोकते ही उसने कहा, मोटरसाइकिल कौन चलाएगा? मैंने कहा, मेरा ख्याल है ये जिम्मेदारी मुझे संभालनी पड़ेगी। सरदार ने मुझसे पहले पलवशा के हाथ से हैंडल थाम लिया। मैं तुमसे अच्छी मोटरसाइकिल चला सकता हूँ। मैंने अपना थैला मोटरसाइकिल के कैरियर पर रखकर उसके पीछे बैठ गया। मेरे अकब में वही मुसीबत बैठ गई थी जिससे मैं मुसलसल जान छुड़ाने की कोशिश में मसरूफ था। मुझे ये भी इल्म था कि सरदार इसीलिए मोटरसाइकिल चलाने की जिम्मेदारी संभाल रहा था ताकि पलवशा को मेरे साथ बैठना पड़े। पलवशा के बैठते ही मैंने सरदार को चलने का कहा और उसने सर हिलाते हुए मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। थोड़ा आगे जाते ही उसने पलवशा से पूछा, ये मोटरसाइकिल कहाँ से उठा लाई हो? वो बोली, अपने उस्ताद कमांडर अब्दुल हक से मांगा है। सरदार बोला, कमांडर नसरुल्लाह से मुंह छुपा रही थी और अब्दुल हक के पास खुद पहुंच गई। वो बोली, मजबूरी थी इसलिए जाना पड़ा। बाकी छुपना शर्म की वजह से था, डरने की वजह से नहीं। मुजाहिदीन जबरदस्ती थोड़ी करते हैं किसी के साथ। मैंने उसे झिड़का कि आराम से बैठो। वो बोली, ठीक है, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो पीछे बैठ जाओ या मोटरसाइकिल से उतर जाओ। मैंने तो अपने भाई से बात करनी है। उसकी बात पर मैं खून के घूंट भरने के अलावा कुछ न कर सका और मेरे चिढ़ने की वजह से थोड़ा और आगे खिसक आई। उसके साथ मत्था मारना दीवार से सर टकराने के मुतरादिफ था। मजबूरन मैं खामोश हो गया। अंगूर अड्डे तक आते हमें 1.5 घंटा लगा था। सूरज गुरूब होने को था। अंगूर अड्डे की आबादी शुरू होते ही उसने सरदार को कहा, मोटरसाइकिल कमांडर नसरुल्लाह के घर खड़ी करना, इसलिए सीधा वहीं चलो। मैंने कहा, हमें अड्डे में उतार कर तुम ले जाना। वो जवाबन बोली, जब पूछा न जाए तो मशवरा नहीं देना चाहिए। मैंने हतमी लहजे में जवाब दिया, ये मशवरा नहीं है, हम तुम्हें अपने साथ वाना तो नहीं ले जा सकते। वो बोली, तुम्हारे साथ कौन अहमक जा रहा है? सरदार ने मोटरसाइकिल का रुख कमांडर नसरुल्लाह के घर की तरफ मोड़ दिया। मैं चीखा, यार अड्डे की तरफ चलो, मगर सरदार सुनी अनसुनी करता हुआ कमांडर नसरुल्लाह के घर की जानिब बढ़ता रहा। कमांडर नसरुल्लाह का घर करीब ही था। वो हमें घर के बाहर ही मिल गया। वो शाम की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था। सरदार ने उसके करीब मोटरसाइकिल रोककर कहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कहकर उसने फर्दन फर्दन हम तीनों से हाथ मिलाया। पलवशा ने कहा, उस्ताद जी, ये मोटरसाइकिल कमांडर अब्दुल हक से मांगा है। अगर आप हमारी वापसी तक अपने घर में रख लें तो मेहरबानी होगी। वो बोले, ठीक है बेटा। उसने खुश दिली से कहते हुए मोटरसाइकिल थाम ली। आप लोग खाना तो शाम की नमाज पढ़कर ही खाओगे ना? पलवशा ने हमसे पहले जवाब दिया, नहीं, हम वाना जा रहे हैं। और वो सर हिलाता हुआ मोटरसाइकिल को हैंडल से पकड़कर घर की जानिब ले गया। सिवाय पिस्तौलों और एक अदद आई कॉम के हमने अपना बाकी सामान और हथियार उसके हवाले कर दिए थे।
वैगन अड्डे की तरफ कदम बढ़ाते हुए मैं फैसला कुन लहजे में बोला, सरदार तुम्हारे जाने के बाद मैं इसे 1 सेकंड भी अपने करीब नहीं फटकने दूंगा। सरदार के कुछ कहने से पहले वो तुर्की बतुर्की बोली, मेरा दिमाग खराब है कि तुम जैसे बेएतबार शख्स के साथ अकेली रहूं। मैंने कहा, एहसान होगा तुम्हारा। और तलखी से कहते हुए मैं कदमों की रफ्तार तेज करते हुए उन दोनों से आगे निकल गया। हमारी खुशकिस्मती कि हमें वैगन अड्डे में दाखिल होते ही एक तैयार वैगन मिल गई। सवारियां नमाज की अदायगी के बाद अंदर बैठ रही थी। अकबी नशिस्त खाली पड़ी थी। कंडक्टर ने हमें देखकर खुशी का इजहार किया। हमारे बैठते ही ड्राइवर ने वैगन आगे बढ़ा दी। कोशिश के बावजूद हम डेरा इस्माइल खान जाने वाली गाड़ी नहीं पकड़ सके थे। मजबूरन हमें होटल में रात गुजारना पड़ी। बिस्तर पर लेटते ही सरदार ने कहा, तुमने ये तो बताया नहीं कि छुट्टी कितनी हुई है। मैंने फौरन कहा, महीना। वो बोला, गोया मैं 1 माह सुल्तान खान के साथ रह सकता हूँ। मैंने सवालिया लहजे में कहा, सुल्तान? वो बोला, हाँ, सुल्तान खान वल्द सरदार खान। और मालूम है मैंने और चिनारे ने पहले से तय किया हुआ था कि बेटा हुआ तो चिनारे नाम रखेगी और बेटी हुई तो मैं। और उस नेक बख्त ने बेटे के लिए सुल्तान नाम चुन रखा है। मैंने दुख की लहर को सीने में दबाते हुए धीरे से गहरा सांस लिया। वो बोला, कसम से मेरा दिल चाहता है उड़कर घर पहुंच जाऊं। पलवशा ने कहा, भाई ये आपका पहला बेटा है ना? वो बोला, हाँ पलवशे, ये तुम्हारा पहला भतीजा है। वो बोली, मेरी बाजी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक देना। सरदार ने इस बात में सर हिलाया, जरूर। वो बोली, कबील खान को हलाक करने के बाद मैं इंशाअल्लाह सुल्तान से मिलने आऊंगी। ये कहते हुए वो एक लम्हे के लिए रुकी और फिर शरारती लहजे में बोली, नहीं बल्कि कबील खान की हलाकत के बाद मैंने एक और कत्ल भी करना है, उसके बाद आऊंगी। सरदार ने जोरदार कहकहा लगाया, लेकिन मैं दुख की वजह से कोई जवाब न दे सका। सरदार बोला, वैसे यार मुझे पशेमानी हो रही है कि मैंने चिनारे को मोबाइल फोन क्यों नहीं लेकर दिया। अगर उसके पास मोबाइल फोन होता तो अभी पीसीओ से घर बात करके कम से कम उसकी आवाज ही सुन लेता। मैंने अपना एटीएम उसकी तरफ बढ़ाया। अच्छा, मेरा एटीएम अपने पास रख लो, शायद तुम्हें रकम की जरूरत पड़े। उसने इनकार करते हुए कहा, नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बताया तो है कि लीजोना का बाब बंद। मेरी आवाज भर्रा गई। $5000 तुम्हें देने का वादा किया था, चाहे वो लीजोना के हुसूल के लिए इस्तेमाल करो, चाहे किसी और मकसद के लिए। सरदार बोला, नहीं राजे, इतनी ज्यादा रकम। मैंने कहा, मुझसे गलती हो गई थी। ये रकम मुझे तुम्हें पहले दे देनी चाहिए थी। तुम भी अमेरिका में मेरे साथ थे। 50,000 में से 5,000 तो तुम्हारा हक था। सरदार ने नफी में सर हिलाया, ये तुम्हारा इनाम था। मैंने सख्त लहजे में कहा, तुमने लेने हैं कि मुझसे बेइज्जत होना है? और उसने खामोशी से एटीएम कार्ड मेरे हाथ से ले लिया। एटीएम कार्ड का पासवर्ड बताकर मैंने सोने के लिए आंखें बंद कर ली। सुबह सवेरे उठकर हम बगैर नाश्ता किए होटल से निकल आए। वैगन अड्डे पहुंचकर भी नाश्ते का मौका न मिल सका कि वैगन जाने के लिए तैयार थी। सरदार ने अपना पिस्तौल मेरे हवाले करते हुए मुझसे मुआनिका किया और कान में सरगोशी करते हुए कहा, मेरी छोटी सी बहन का ख्याल रखना। मैं उसे जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। मुझसे अलहदा होते हुए उसने पलवशा के सर पर हाथ रखा और वैगन में बैठ गया। वैगन चलने तक हम वहीं खड़े रहे। वैगन के अड्डे से निकलते ही वो मुझसे मुखातिब हुई, अब मुझे असल बात बताओ। मैंने हैरानी से उसे घूरा। मैं समझा नहीं। वो बोली, सरदार भाई के घर में क्या मसला है? मेरी हैरानी बरकरार थी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसके घर में कोई मसला है? वो बोली, इस सवाल को रहने दो, जो पूछा है वो बताओ। मैंने कहा, अपना लहजा दुरुस्त करो और चलती फिरती नजर आओ। सख्ती से कहते हुए मैं उसी होटल की तरफ बढ़ गया जहाँ रात गुजारी थी। वैगन अड्डे से निकलते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो मुझसे 2-3 कदम पीछे इत्मीनान से चली आ रही थी। मैंने उसे झिड़कने के अंदाज में कहा, तुम्हारी समझ में मेरी बात नहीं आई। वो शोखी सी हंसी, क्यों बिला वजह तवानाई जाया कर रहे हो? मैं अपने होंठ काटते हुए उसे घूरने लगा। उसने नजरें चुराने की कोशिश नहीं की थी। अपनी मोटी मोटी स्याह आंखें मेरी आंखों में डाले वो भी ललकारने के अंदाज में मुझे घूरती रही। मुझे खामोश खड़ा देखकर उसने दोबारा जबान खोली, अगर मैं यूं ही तुम्हारे पीछे पीछे चलती रही तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? मुझे उस पर हकीकत में गुस्सा आने लगा था। तुम्हें शायद अपनी इज्जत प्यारी नहीं है। उसके लबों पर खूबसूरत मुस्कुराहट नमदार हुई। मुझे न सही, तुम्हें तो मेरी इज्जत प्यारी है ना, बस इतना ही काफी है। मैंने बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा, देखो जब सरदार आएगा तो तुम भी वापस आ जाना। मुझे आगे बढ़ने का इशारा करते हुए वो बेपरवाही से बोली, छोड़ो मजाक को और चलो, नाश्ता भी करना है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे कैसे मना करूं। ना तो वो मेरे गुस्से की परवाह कर रही थी और ना नर्म लहजा उस पर असर कर रहा था। सर झटक कर एक बार फिर चल पड़ा। वो मेरे साथ कदम बढ़ाते हुए बोली, बंदे को इतना खड़ूस नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हें किसी ने बात करने की तमीज नहीं सिखाई? वो इत्मीनान से बोली, तुम सिखा दो। मुझे खामोशी में ही आफियत नजर आई। मुझे खामोश देखकर वो कहने लगी, चलो नाश्ता करते हैं, कसम से सख्त भूख लगी है। मैंने तंजिया लहजे में पूछा, पैसे हैं जेब में? वो मुंह बनाते हुए बोली, अगर होते तो तुम जैसे कंजूस की मिन्नतें करती। उसकी तरफ मुतवज्जे होते हुए मैंने संजीदगी से पूछा, अच्छा मेरी जान छोड़ने के कितने पैसे लोगी? उसने वजाहत चाही, तुम्हारा मतलब है कबील खान को मारने के बाद तुम्हारी जान बख्श दूं? मैंने कहा, नहीं, अभी कहीं दफा हो जाओ। वो बोली, इसके लिए रकम के साथ कुछ और भी चाहिए होगा। मैंने कहा, क्या? वो बोली, 1 लाख। ग्लॉक पिस्टल
اور سائلنسر اور مخابرات۔ میں نے کہا مجھے پہلے صرف شک تھا کہ تمہارا دماغ خراب ہے۔ وہ بولی تم ساری زندگی شک میں ہی پڑے رہنا۔ میں اس کی بات کا جواب دیے بغیر آئی کام سیٹ نکال کر 1 الفا کو پکارنے لگا۔ یوں تو وہ شام کے وقت آئی کام سیٹ آن کرتا تھا، لیکن آج چونکہ اسے ہماری آمد کے بارے میں معلوم تھا، اس لیے مجھے امید تھی کہ وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے اندازے کے مطابق جلد ہی اس کا جواب آنے لگا۔ رسمی گفتگو میں پڑنے کی بجائے اس نے فوراً میری جگہ کے بارے میں پوچھا اور میں نے بس اڈے کے قریب موجود اس ہوٹل کا نام بتا دیا جس کے سامنے ہم اس وقت کھڑے تھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے وہیں رکو، میں آ رہا ہوں۔ ہمیں بمشکل 15-20 منٹ انتظار کرنا پڑا ہوگا۔ سفید رنگ کی ڈبل ڈور ہمارے ساتھ آ کر رکی۔ وہ گاڑی میں اکیلا تھا۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کر کے اس نے اگلی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھتے ہی میں نے دروازہ بند کرتے ہوئے کہا چلیں سر۔ پلوشا نے عقبی دروازے کا ہینڈل پکڑ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی لیکن دروازہ بند تھا۔ اس نے پوچھا یہ لڑکا تمہارے ساتھ ہے؟ میں نے جلدی سے کہا اسے چھوڑیں سر اور چلیں۔ نہ جانے کیوں میں پلوشا سے بھاگنا چاہ رہا تھا۔ اورنگزیب صاحب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی تھی۔ تھوڑی دور آتے ہی میں نے مڑ کر دیکھا وہ وہیں کھڑی تھی۔ اورنگزیب صاحب نے اشتیاق سے پوچھا ویسے کون تھا یہ لڑکا؟ میرے منہ سے بے ساختہ پھسلا سر گاڑی روکیں۔ وہ بولے کیا ہو گیا؟ بریک پر پاؤں رکھتے ہوئے اس نے پریشانی سے پوچھا۔ میں نے خفت بھرے لہجے میں کہا سر اس لڑکے کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ وہ بولے یار کیا اوٹ پٹانگ کام کر رہے ہو؟ لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے گاڑی موڑ لی۔ میں نے میجر صاحب کی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ میجر صاحب نے اس کے قریب جا کر گاڑی روک دی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر عقبی دروازہ ان لاک کیا۔ وہ اطمینان سے اندر گھس آئی۔ میجر صاحب کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا پہلے بھول گئے تھے یا یہ دکھانا چاہتے تھے کہ تم آسانی سے مجھ سے جان چھڑا سکتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، سوچا اس طرح شاید تم غیرت کا مظاہرہ کرو اور میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے اسے شرمندہ کرنے کی کوشش کی لیکن ایسی باتیں وہ خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ فوراً بولی نہیں مجھے ڈر ہے، اگر میں نے تم پر نظر نہ رکھی تو تم کہیں چھپ جاؤ گے۔ آخر ایک ضروری کام کے بعد میں نے تمہیں قتل تو کرنا ہی ہے، اس وقت کہاں ڈھونڈتا رہوں گا۔ پیچھے مڑ کر میں نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اورنگزیب صاحب اس کی بکواس سنیں۔ اورنگزیب صاحب نے پلوشا کی وجہ سے پوچھنا ضروری سمجھا کیا بات کر سکتا ہوں؟ میں اطمینان سے بولا ہاں انگریزی زبان میں بات کر سکتے ہیں۔ اس نے تعریفی لہجے میں کہا اوہ تم انگریزی سمجھ بول لیتے ہو؟ اور اس سے پہلے کہ میں جواب دیتا عقبی نشست پر بیٹھی پلوشا کی اطمینان بھری آواز نے میرے سر پر بم پھوڑا۔ وہ میجر اورنگزیب کو مخاطب ہوئی تو انگریزی بولنا اتنا مشکل تھوڑی ہے، اور مزے کی بات اس نے یہ فقرہ انگریزی میں ہی ادا کیا تھا۔ اورنگزیب صاحب نے طنزیہ انداز میں پوچھا جی ذیشان تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہیے سر، اس کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ حیران رہ گیا مطلب؟ میں اطمینان بھرے لہجے میں بولا مطلب یہ کہ آپ نے جو پوچھنا ہے یا کہنا ہے جاری رکھیں۔ وہ بولے سردار کو اس کی بیوی کے بارے میں بتایا؟ میں نے کہا نہیں سر، بس بچے کی پیدائش کی خوشخبری سنا کر بھیج دیا ہے۔ وہ بولے مشن کہاں تک پہنچا؟ جواباً میں نے خائستہ گل سے لے کر قبیل خان کی حویلی کی تباہی تک کا احوال مختصراً سنا دیا۔ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے کہا ویسے یہ خبریں مجھ تک پہنچ گئی تھیں اور حویلی تباہ کرنے کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے کہا جب اس کے ملازموں کو بحالت مجبوری قتل کرنا پڑ گیا تو ہم دونوں نے یہی سوچا کہ جب ہمارا وہاں آنا ثابت ہو ہی گیا ہے تو اس کا نقصان تو کر دیا جائے۔ اس نے عقبی سیٹ پر بیٹھی پلوشا کی جانب اشارہ کیا اس لڑکے کو کہاں سے ڈھونڈا ہے؟ میں نے کہا یہ مجاہدین کا ساتھی ہے، آپ کو کمانڈر عبدالحق کا بتایا ہے نا، یہ اسی کا شاگرد ہے اور فی الحال تو رہنمائی کے لیے ساتھ رکھا ہوا ہے اس کا تعلق اسی علاقے سے ہے۔ کہتے ہوئے اس نے ایک درمیانی مگر پختہ عمارت کے گیٹ پر گاڑی روکی۔ ہارن دینے سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ گاڑی اندر لیتا گیا۔ گیراج میں گاڑی روک کر ہم نیچے اترے۔ اس عمارت میں چہل پہل دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اورنگزیب صاحب کا گھر نہیں ہے۔ ہمیں ساتھ لے کر وہ ایک کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ کافی بڑا تھا۔ کمرے کے ایک کونے میں میز لگی تھی۔ میز کے عقب میں گھومنے والی لکڑی کی کرسی رکھی تھی جبکہ سامنے 3 فوم کی کرسیاں پڑی تھیں۔ کمرے کے دوسرے کونے میں لکڑی کا سنگل بیڈ لگا ہوا تھا، گویا وہ کمرہ دفتر ہونے کے ساتھ اس کی خوابگاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا۔ شاید آپ لوگ ناشتہ کر چکے ہوں گے۔ میز کے عقب میں پڑی ہوئی کرسی سنبھالتے ہوئے اس نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرے کہنے سے پہلے پلوشا نے منہ کھول دیا، بالکل بھی نہیں کیا۔ میجر اورنگزیب نے مسکراتے ہوئے گھنٹی بجائی اور دروازہ کھول کر ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یقیناً میجر صاحب کے وہاں آتے ہی وہ دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ وہ بولے اس لڑکے کو ساتھ لے جا کر اچھا سا ناشتہ کرا دو اور ہمارے لیے 2 پیالی چائے لے آؤ۔ پلوشا مجھے مخاطب ہوئی تم نے ناشتہ نہیں کرنا؟ میں نے کہا مجھے چھوڑو اور اپنی فکر کرو۔ وہ مزید کچھ کہے نووارد کے ساتھ باہر نکل گئی۔ میجر اورنگزیب نے پلوشا کے وہاں سے نکلتے ہی پوچھا اب بتاؤ اس لڑکے کا کیا چکر ہے؟ میں نے کہا تمام کہانی آپ کو سنا دی ہے سر، بس اتنا اضافہ کر لیجئے کہ قبیل خان نے اس کی بہن کو زیادتی کا نشانہ بنایا، اس کے بھائی اور باپ کو قتل کیا اور اب یہ ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بے تاب ہے۔
औरंगजेब साहब के लहजे में हल्की सी तशवीश थी। मुझे तो ये काबिल भरोसा नहीं लग रहा। मैंने दिल की आवाज पर लब्बैक कहते हुए उसकी तरफदारी की। मैं मुतमईन हूँ। वो बोले, ऐसा नाजुक अंदाम लड़का आप लोगों की क्या मदद करेगा? मुझे तो लगता है किसी के जरा सा झिड़कने पर आप लोगों का सारा कच्चा चट्टा खोल देगा। मेरे चेहरे पर धीमी मुस्कुराहट नमूदार हुई। सर, इसका नाम पलवशा है और ये लड़का नहीं लड़की है, और यकीन करें मैं इसके हाथों मरते मरते बचा हूँ। बस तुक्का ही लग गया था कि मैं इसे बेहोश करने में कामयाब हो गया, वरना इसने मेरा काम कर दिया था। और उसके बाद मैंने उसकी हकीकत उगलवाने के लिए उस पर इतना तशद्दुद किया कि इतना तशद्दुद कोई आदि मुजरिम भी बर्दाश्त न करता, और इसका नाम भी इसके मुंह से नहीं उगलवा सका। औरंगजेब साहब का मुंह हैरत से खुल गया। ये लड़की है? अजीब से अंदाज में कहते हुए वो मानी खेज अंदाज में मुस्कुराया। मैं भी कहूँ, इस लड़के में ऐसी क्या बात है कि बार बार इसे देखने को दिल करता है, और शायद इसीलिए इसने गाड़ी में दाखिल होते ही तुम्हें कत्ल करने की धमकी दी थी, क्योंकि तुमने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया था। मैंने इस बात में सर हिलाया। जी सर। उसी वक्त एक आदमी चाय के बर्तन लिए अंदर दाखिल हुआ। चाय की प्यालियां हमारे सामने रखकर वो जिस खामोशी से अंदर दाखिल हुआ था उसी तरह बाहर निकल गया। चाय पीते हुए हम आगे का लाया अमल तय करने लगे। हमारी बातों के दरमियान ही पलवशा लौट आई थी। मेरे दाएं तरफ पड़ी कुर्सी पर बैठकर वो हमारी बातें सुनने लगी। मजीद घंटा भर वहीं गुजार कर मैंने मेजर साहब से इजाजत ली और हम वहां से निकल आए। पलवशा की हकीकत मालूम होने के बावजूद मेजर औरंगजेब ने उसे लड़के के तौर पर ही मुखातिब किया था। वैगन अड्डे तक हम मेजर साहब की गाड़ी में आए थे। वैगन अड्डे में अंगूर अड्डे की वैगन तैयार खड़ी थी। हमारे पहुंचने के 15-20 मिनट बाद वैगन अड्डे से निकल आई। पलवशा खामोश सी थी। अंगूर अड्डे पहुंचकर वैगन से उतरते ही वो कहने लगी, कुछ रकम दे सकते हो? मेरे लहजे में हैरानी थी। रकम किस लिए? वो बोली, दे सकते हो तो दे दो, नहीं तो सवालात की जरूरत नहीं। मैंने पूछा, कितने चाहिए? वो बोली, अगर हो सके तो 10-15 हजार दे दो। एक लम्हा सोचने के बाद मैंने जेब से 4 बड़े नोट निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिए। ये 20 हजार हैं। बगैर किसी तकल्लुफ के वो मेरे हाथ से पैसे लेते हुए बोली, वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन मैंने उसकी बात का जवाब देने की जरूरत न समझी। यूं भी ये रकम मैंने खायस्ता गुल की जेब से निकाली थी। कमांडर नसरुल्लाह के दरवाजे के सामने पहुंचकर वो बोली, मैंने कहीं जाना है, कल तक लौटूंगी, तुम यहीं पर मेरा इंतजार करना। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? वो बोली, अगर बताना होता तो मैं कहीं जाने की बजाय उस जगह का नाम लेती। मैंने तलखी से कहा, इतना बताने की भी क्या जरूरत थी, जाओ जहाँ दफा होना है। वो बुरा बनाए बगैर बोली, अगर ग्लॉक नहीं दे सकते तो मुझे सरदार भाई वाला पिस्तौल दे दो। इस मर्तबा बगैर किसी हुज्जत के मैंने ग्लॉक मास साइलेंसर के होल्स्टर से निकालकर उसकी जानिब बढ़ा दिया। ये लो। उसके चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए, मगर उसके होंठों से शुक्रिया वगैरह का कलमा अदा न हुआ। पिस्टल नेफे में उड़सते हुए वो कमांडर नसरुल्लाह के दरवाजे पर दस्तक देने लगी, जबकि मैं बैठक के दरवाजे पर लगा ताला खोलने लगा। मेरा दिमाग उसी को सोच रहा था। पहले मैं शिद्दत से उससे जान छुड़ाना चाह रहा था, लेकिन मेजर औरंगजेब तक उसका हाल पहुंचाने के बाद न जाने क्यों एकदम मैं ज़हनी तौर पर उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया था। पहले मैं उसकी खूबसूरती से डरा हुआ था, लेकिन फिर बहुत सोचने के बाद मेरे दिमाग में यही बात आई कि इसी तरह अगर मैं हर खूबसूरत लड़की का सामना करने से डरता रहा तो जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यूं भी उस जैसी खतरनाक लड़की से मोहब्बत कोई बेवकूफ ही कर सकता था, और सबसे बढ़कर वहाँ उससे बेहतर रहनुमाई करने वाला हमें मिल नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज सुनकर मुझे मालूम हुआ कि वो मोटरसाइकिल ही पर कहीं रवाना हो गई है। इसकी तस्दीक कमांडर नसरुल्लाह की आमद से हुई। वो मेरे लिए दिन का खाना लाया था। उसने खुद भी मेरे साथ ही खाना खाया। इसी दौरान उसने पलवशा के बारे में भी पूछ लिया कि पलू खान मोटरसाइकिल पर बैठकर कहाँ गया है। मैंने नफी में सर हिलाकर लाइल्मी का इजहार किया और उसने इस बात में सर हिला दिया। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।